तो आइए इस वीडियो में हम लोग किसी भी गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी का वर्णन किस तरह से किया जाना है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से 100% हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए ना किस रूप में किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहेगा कि किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, किस दर्पण में वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है, किस दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होती है, किस दर्पण की जो है फोकस दूरी नेगेटिव होता है, किस दर्पण की फोकस दूरी यानी कि मुख्य फोकस नेगेटिव होता है, किस दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव, किस दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। यानी कि चिन्ह परिपाटी से क्वेश्चन अगर नहीं आए, ऐसी बात कभी भी दुनिया के अंदर संभव नहीं है। आप अगर 10th में है और बोर्ड एग्जाम दीजिएगा है, उस स्थिति में यहाँ से क्वेश्चन श्योर है। अगर इस बात को आप यहाँ से समझ लीजिएगा, किसी भी गोलीय दर्पण का अगर चिन्ह परिपाटी एक बेहतरीन तरीका से समझ जाते हो तो यहाँ से समझिए आपको न्यूमेरिकल के रूप में जो किस डाटा को पॉजिटिव में लेना है, किस डाटा को नेगेटिव में लेना है, किस कहाँ पर जो है दूरियां नेगेटिव में लेना है यानी कि नकारात्मक लेना है, कहाँ पर दूरियां धनात्मक लेना है, यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी और न्यूमेरिकल आपको आसानी से बनने लगेगा। यहाँ समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हम लोग को इसका वर्णन किस तरह से किया जाना है। 2018 ईस्वी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 ईस्वी को छोड़िए ना, आप इसी साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए ना, अगले साल का ही उठा के देख लीजिए ना, कहीं ना कहीं किसी भी साल का आप जब उठाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर है आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये दर्पण क्या होती है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीके से वीडियो बना दिए हैं। उस वीडियो को पहले देखिएगा, तब फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, इसको क्या कहेंगे बाबू? जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ। साइड में क्या कर रहे हैं? ऐसे कलई कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं ना। अब पता चला दोनों साइड से पेंटेड की, किसी एक साइड से पेंटेड किया तो प्रकाश की किरण तो आर पार हो जाएगा। तो जब आर पार होगा तो दर्पण उसको कहेंगे। दर्पण किसको कहते हैं? जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे, जो प्रकाश के अधिकांश किरणों को क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं दर्पण। दर्पण के बारे में एक बेहतरीन तरीके से हम समझा दिए हैं, तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिएगा ना। यहाँ पे हम आपको सिर्फ चिन्ह परिपाटी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। एम डैश, देखिए बचपन में आप लोगों ने इस तरह का कहानी पढ़े होंगे। ये मूल बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु से यानी कि 0 डिस्टेंस से आगे जाइएगा, इधर से आगे जाइएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इधर से आगे जाइएगा तो नेगेटिव। पीछे जाने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। अब इसको इस तरह से मानिए, इसको भी इस तरह से मानिए, यानी कि यहाँ पे भी इसको मान लिए पी। पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव। पी का मतलब, हाँ, इसको मानिए किसी भी दर्पण के अंदर में दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो पोल से मापी जाती है, यानी कि ध्रुव से मापी जाती है। यहीं से डिस्टेंस मापा जाता है। तो यहीं से जब मापा जाता है तो इधर से जब ये पीछे जाइएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? मूल बिंदु से जब ये पीछे जाएंगे तो क्या होगा? सभी दूरी नेगेटिव। अब मूल बिंदु से जब ये आगे जाएंगे तो सभी दूरी क्या होगी? तो पॉजिटिव। तो 100 बात का एक बात, नहीं तो विद्यार्थी सब याद करते रहता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होती है। आप कहाँ पे धनात्मक, कहाँ पर ऋणात्मक, कंफ्यूजन में रहता है बच्चा। उतना कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। इस तरह से रटते रहता है बच्चा ना, कंफ्यूजन में रहता है। कहाँ पे किस डाटा को नेगेटिव में लेना है, किस डाटा को पॉजिटिव में लेना है, कंफ्यूजन में रहता है बच्चा कि यहाँ पे पॉजिटिव ले कि यहाँ पे पॉजिटिव ले, यहाँ पे नेगेटिव ले कि वहाँ पे पॉजिटिव ले। इस तरह से कंफ्यूजन में रहता है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अवतल दर्पण में 100 बात के एक बात जानिए, सभी दूरी क्या होगा? सभी दूरी क्या होगा? नेगेटिव होगा। बस वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए बाबू, वस्तु की ऊंचाई क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि मान के चलिए आप जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो ऊपर हाइट को जो प्रदर्शित कर कीजिएगा, ऊपर वाला जो हाइट को प्रदर्शित कर कीजिएगा, तो ऊपर वाला हाइट को प्रदर्शित कीजिएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? प्लस है ना। तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु मान के चलिए हमेशा यहाँ पर रखते हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? धनात्मक ही नहीं लिया जाएगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? सब चीज ऋणात्मक। अवतल दर्पण में क्या होता है? सब चीज ऋणात्मक। ये इसको कहेंगे प्रधान अक्ष। अब किसको कहेंगे भाई प्रधान अक्ष? किसको कहा जाता है? ध्रुव किसको कहा जाता है? द्वारक किसको कहा जाता है? मुख्य फोकस किसको कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। इसके ऊपर हम कंप्लीटली वीडियो लेकर आएंगे, हाँ, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। तो चलिए, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी किरण को गुजारेंगे
तो हमेशा क्या होगा, दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा उसको कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस ना। प्रधान, इसको कहेंगे प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष की समानांतर कोई भी किरण गुजारा जाए तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। कई बार कहेगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, यानी तो सीधे डायरेक्ट रूप में पूछ लेगा कि मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा ही जाता है 2 नंबर में। तो अवतल दर्पण के बारे में कहा जाएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, कहेंगे कि किसी भी अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण गुजारने पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। अगर उत्तल दर्पण के बारे में कहे तो उसी दिन कहेंगे किसी भी उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण गुजारने पर दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक, उत्तल दर्पण में काल्पनिक रूप से, यहाँ पे क्या होगा वास्तविक रूप से जहाँ पे मिलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस। इस तरह से मुख्य फोकस का परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। बात यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पहले ये चिन्ह परिपाटी के बारे में। पहले चिन्ह परिपाटी का मुद्दा रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस, देखो यहाँ पे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दूरी करते हैं, स्मॉल एफ से। तो फोकस दूरी मूल बिंदु से जब ये इधर जाइएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, सभी दूरी नेगेटिव, इसको मानेंगे सी। देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं आर से, यानी कि वक्रता त्रिज्या भी इधर है। तो वक्रता त्रिज्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। इधर बाद यहाँ पे रखिएगा, मान के चलिए वस्तु, यहाँ यहीं पे ना वस्तु रखिएगा कि इधर रखिएगा, दर्पण से आगे ना वस्तु को रखा जाता है। जिधर चिकना हुआ रहता है भाग उधर ही नहीं रखिएगा, कि जिधर पेंट किया हुआ रहता है उधर रखिए। जिधर पेंट किया हुआ रहता है कभी क्या प्रतिबिंब बनेगा, पेंट किया हुआ रहता है उस साइड से रखिएगा, ठठरी के साइड से रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, बनेगा। बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी भी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी क्या है, पोल से क्या है आगे में है, पीछे में है, पोल से क्या है पीछे में है, तो पीछे का तो सभी दूरी नेगेटिव होगा। तो वस्तु की दूरी चाहे प्रतिबिंब दूरी कोई भी चीज है, लेकिन इसमें वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखने का कोशिश कीजिए। तो अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लिखा रहे हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी पूछा ही जाएगा। अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी 1 नंबर में रोमन में लिखेंगे वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, या नहीं तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। आपको समझदारी हम दे रहे हैं, आपको जिस अनुसार से होगा लिखने के लिए उस अनुसार से लिख लिए। वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी लिखो ना। हाँ गोलीय दर्पण के अंदर में आ जाता है ना अवतल दर्पण। वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। वस्तु की दूरी को u से और प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है। वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होगा, सिर्फ वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, सिर्फ वस्तु की ऊंचाई क्या होगा, सिर्फ धनात्मक होगा। बाद बाकी क्या करेंगे, सब कुछ ऋणात्मक लेंगे। 100 बात का एगो बात, चाहे फोकस दूरी कहे चाहे वक्रता त्रिज्या कहे, वक्रता त्रिज्या को r से, फोकस दूरी को स्मॉल f से, वक्रता केंद्र को c से, वस्तु की दूरी को u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है। इस तरह से सारे राशि को किस किस रूप में कैसे कैसे सूचित किया जाता है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। वहां से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में वस्तु की दूरी को सूचित किया जाता है किस से, v से कि u से कि f से कि r से कि फलना से कि चिल्ला से, तो u से।
वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। इतना बात लिख देंगे, आपको 2 अंक आ जाएगा। ये अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी हुआ। चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। ये मायने ये किसी भी स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए चिन्ह परिपाटी को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो आपको इस तरह से प्रकाश का परावर्तन इग्नोर करेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा ना। आप यदि इसका इग्नोर करते हैं तो ये आपको इस तरह से इग्नोर करेगा कि प्रकाश का परावर्तन कुछ समझ में नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब फिर बाद में डिड़ियाइएगा, है हमको न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। अब आइए उत्तल दर्पण के बारे में। नहीं समझ में आएगा तो कहेगा रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम इसके साथ रोज रोज ऐसे नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं तो कहेगा ना ये रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। ये जो गुस्सा जाएगा तो क्या होगा? तो फिजिक्स में अंदर में मार्क लेना लड्डू। यहाँ पे नहीं भी दर्शा सकते हैं, ये ABCD लेने का जरूरी नहीं है, फिर भी ले लिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए वस्तु रख दीजिए, ये वस्तु है, AD क्या है? वस्तु है। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ वस्तु की दूरी नेगेटिव होगा, बाद बाकी सब कुछ पॉजिटिव होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? सब कुछ पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में दूरी यहाँ से ध्रुव से न मापी जाती है, तो यहाँ से यहाँ न जाइएगा, तो मूल बिंदु से जब ये आगे जाएंगे तो सब कुछ पॉजिटिव। अब भाई यहाँ पे हम आपको समझाए कि ये मान के चलिए O है, O बिंदु से आगे जाइएगा, ये इधर तो पॉजिटिव है ना, इधर से नेगेटिव है ना, पीछे जाइएगा नेगेटिव, इधर जाइएगा तो पॉजिटिव। अब उत्तल दर्पण में सारा काम होता है इधर, तो इधर होता है, तो उस दिन क्या होगा? सब कुछ इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अवतल का उल्टा उत्तल। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको नोट कर लीजिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब भाई क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कहानी क्या है? अभिसारी का मतलब क्या हुआ? प्रकाश की किरण कहीं से बुआ ढाना के एक जगह पर आना, एक जगह पर आ जाएगा तो अभिसारी कहेंगे। एक जगह पर प्रकाश की किरण अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या कहेंगे? उसको अभिसारी। कहीं से मान के चलिए एक जगह से भटक रहा है तो उसको कहेंगे अपसारी। अपसारी का मतलब भटकना, अभिसारी का मतलब मिलना। कहीं से बुआ ढाना के आ गया, किसी एक बिंदु पर मिल गया तो उसको कहेंगे अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से भटकती हुई, अलग होती हुई प्रतीत होती है। समझिए बात को। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? समझे? प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है ना। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी। एक बिंदु पर प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी। तो ये हम आशा कर सकते हैं कि इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। यहाँ पे किस तरह से समझे, यहाँ पे किस तरह से आपको समझना है, इस बात को समझे आप कि अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी का वर्णन किस तरह से किया जाना है। क्योंकि ध्रुव से मापी जाती है तो इधर मापना है तो इधर तो सब कुछ नेगेटिव होगा, ध्रुव से मापी जाती है इधर मापना है इधर तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। बस वस्तु की दूरी, वस्तु को तो यहाँ पर रखे हैं तो मूल बिंदु से पीछे है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा? सिर्फ वस्तु की दूरी नेगेटिव होगा, यानी कि नकारात्मक होगा, बाद बाकी सब पॉजिटिव होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन श्योर है ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा ही। नहीं आएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी में अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ जाए गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी का वर्णन करे तो उस स्थिति में गोलीय दर्पण में तो दोनों आता है, अवतल भी आता है उत्तल भी आता है, तो दोनों का डिस्क्राइब करेंगे, दोनों का वर्णन करेंगे। अगर स्पष्ट रूप से कह दे कि अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी का वर्णन करेंगे तो सिर्फ अवतल दर्पण के बारे में लिखेंगे, उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी का वर्णन करें तो सिर्फ उत्तल दर्पण के बारे में लिखेंगे। अगर लेकिन आ जाए गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी का वर्णन करें तो उस स्थिति में दोनों दर्पण का वर्णन करना है। क्लियर कट कह दे तो जिस अनुसार से कहेगा तो उसका कहेंगे। अब यहाँ पे क्लियर कट तो नहीं कर रहा है, गोलीय दर्पण कह रहा है तो गोलीय दर्पण में तो दोनों आते हैं तो दोनों का वर्णन करना पड़ेगा। बात को समझिए। उत्तल दर्पण की
चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या करेंगे, इसमें वस्तु की दूरी ऋणात्मक, इसमें वस्तु की दूरी, अब बाद बाकी सब, बाद बाकी में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, जो लेना हो, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य फोकस कह सकते हैं हम, या फोकस दूरी, वक्रता केंद्र। इसके बाद क्या लिखे थे बार, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लिखे, उत्तल दर्पण में क्या होगा, सब कुछ पॉजिटिव है बशर्ते वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु को दर्पण से आगे न रखिएगा तब न प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण यहाँ पे है, क्योंकि इस साइड से कलई किए हुए, दर्पण से आगे रखने का पड़ेगा हमेशा वस्तु को, तब न प्रतिबिंब बनेगा, तब न छवि बनेगा। तो यानी कि ये पोल हुआ, पोल से इधर रखे, तो इधर से जब ये रखेगा तो क्या होगा, नेगेटिव ही ना होगा। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो उससे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और हो सके अगला वीडियो उसी के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ हो तो उस में कमेंट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बात कभी मत सोचिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी बात दुनिया के अंदर में कभी भी संभव नहीं। आप कहीं से भी, आप किसी भी स्टेट का क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, आएगा ही। अगर चिन्ह परिपाटी एक बेहतरीन तरीका समझ लिए तो उस स्थिति में आपको न्यूमेरिकल भी बनने लगेगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आएगा तो इस स्थिति में ये आपको इस तरह से सजाएगा, रोज रोज तुम जो समय में ऐसा करोगे, तुम हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मिलोगे। अगर ये रूठ गया तुम्हारे से, तुम्हारी जिंदगी से अगर ये रूठ गया तो उस स्थिति में तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन चले जाएगा। चैप्टर क्लोज, चैप्टर एंड कर देगा ये।